आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अवसर पर कल्पाक्ष अपने 300 हार्ड चैलेंज में आज का डे 46 लेके आया है। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इसी सेगमेंट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर वैली. The Martan Sun Temple attributed to the Karkota dynasty located in Anantnag district, Kashmir Valley. Anantnag district is located in the northern sector of Jhelum Valley. Northern sector of the Jhelum Valley. ठीक है. अब उसके बाद में the district experience a temperate climate in summer due to the proximity of the Pir Panjal range. The district has the largest number of streams in the Kashmir Valley. अब हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं. सो इनमें से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मार्तन सन टेम्पल है वो आपका कारकोटा डायनेस्टी के अंदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि कश्मीर वैली में पड़ता है वहां पर स्थित है. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न सेक्टर ऑफ झेलम वैली. ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जो ये सदर्न सेक्टर में है. ये कहां पर है? झेलम वैली के सदर्न सेक्टर में है. सो इसीलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. तीसरी बात, द डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंसेस अ टेम्परेट क्लाइमेट इन समर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पीर पंजाल रेंज. ये वाली बात हमारी क्या है? बिल्कुल सही है. द डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इन द कश्मीर वैली. ये वाली बात भी बिल्कुल सही है. अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएं तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सही डाटा है. ठीक है. सो हमारे 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो गए. सो हम कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं. पेन चेंज कर लेते हैं हम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं. हिमालयन रिवर्स लाइक द गंगास एंड ब्रह्मपुत्र यूजुअली फॉर्म लार्ज डेल्टास सच एज सुंदरबन डेल्टा एट देयर माउथ्स. बिल्कुल सही बात है. दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये दोनों नदियां मिलके, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. बिल्कुल सही बात है. हमारा पहला स्टेटमेंट सही. स्टेटमेंट 2, द सेडिमेंट लोड ऑफ हिमालयन रिवर्स, द सेडिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफ हिमालयन रिवर इज हाई ड्यू टू इरोजन इन द हिमालयन रीजन. आप लोगों को पता है कि जब हमने ऑफलाइन क्लासेस देखी थी वहां हमने देखा था कि जो हिमालयन रीजन में से जो रिवर्स निकलती है, स्पेशली गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये उस समय अपने अपर कोर्स में होती है. सो ये वेदरिंग इरोजन की कंडीशन अच्छे से कर पाती है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है और यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो हम कह सकते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेनिनसुलर रिवर हैव अ नैरो कैचमेंट एरिया अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पे आ गए हम, वापस थर्ड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द पेनिनसुलर रिवर हैव अ नैरो कैचमेंट एरिया व्हाइल द हिमालयन रिवर्स have a large catchment area. The Himalayan rivers flow through shallow valleys. पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. The Himalayan rivers flow through shallow valleys while the peninsular rivers flow through deep V-shaped valleys. ये वाली बात हमारी क्या है? गलत है यहाँ पर. ठीक है. The Himalayan rivers are in youthful stage due to their flow across young fold mountains while the peninsular rivers have reached maturity as they flow through the one of the world's oldest plateaus. ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेल्टा एंड एस्चुरीज. डेल्टा और एस्चुरी से रिलेटेड हमारे कुछ स्टेटमेंट्स है, हमको उनको देखना है. Deltas are typically formed
in regions with low tidal activity while estuaries are formed in high tidal regions। ये पहली बात बिल्कुल सही है। ये हमने देखा भी था कि जो डेल्टा है वो बनता किस कारण से है, सो वहां पे जो लो टाइडल एक्टिविटी है उसी की वजह से डेल्टा बनने का मुख्य कारण हमें मिलता है। ठीक है, डेल्टाज आर जनरली मोर फर्टाइल देन एस्चुरीज, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। जो डेल्टाज होते हैं वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं एज कंपेयर्ड टू एस्चुरीज, ये वाली बात भी सही है। अनलाइक एस्चुरीज, डेल्टा रीजन्स आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद ओशियनिक वाटर्स, ये वाली बात गलत है। ठीक है, ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट ही इसमें क्या होते हैं, सही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विथ रिगार्ड्स टू ब्रह्मपुत्र रिवर एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड, इट हैज ओरिजिन इन द चेमायुंडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, ये बात बिल्कुल सही है। द रांगो सांगपो इज द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत, नहीं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तिब्बत की ट्रिब्यूटरी तो है, ये तिब्बत में ट्रिब्यूटरी तो है ब्रह्मपुत्र की, लेकिन कैसी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, ये वाली बात भी गलत है। सादिया टाउन वेस्ट से नहीं आती। इट्स मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग, सिकांग एंड लोहित, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ये कौन सी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र की। सो अब आप मुझे ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताइएगा, सुबनसिरी और उसके अलावा जो भी ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को याद है वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following mountain passes provide land route connectivity between India and Tibet या फिर चाइना? ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन कौन से पासेस। तो बुमला जो है वो भी प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी, जिपला पास भी करता है, बॉमडीला पास जो है वो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता है इंडिया और चाइना के बीच में, शिपकिला भी करता है। ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन कौन से सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। The Indian peninsula splits the entire shoreline into western and eastern sections using रामेश्वरम एज द सेपरेशन पॉइंट। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो ये बात हमारी क्या है, गलत है। द ईस्टर्न शोरलाइन ऑफ इंडिया ऑफर्स लिमिटेड लोकेशन सुटेबल फॉर नेचुरल हार्बर्स, ये बात हमारी सही है कि जो ईस्टर्न शोरलाइन ऑफ इंडिया ऑफर्स लिमिटेड लोकेशन, वहां पे क्या है, लिमिटेड लोकेशंस हैं नेचुरल हार्बर्स की, ये बिल्कुल बात सही है। अब वो क्यों है, सो वो अब हम हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हमने देखा था कि जो है वो थोड़ा सा स्लोप की वजह से भी है, उसके बाद में साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, उसके बाद बहुत सारी जो रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है जो है ईस्टर्न घाट्स में, इसलिए जो है हमारा जो है नेचुरल हार्बर्स वहां पे हमें बहुत लिमिटाइज वे में देखने को मिलते हैं। चलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑन द साउथ, द कोस्टल प्लेन्स ऑन वेस्ट फीचर्स सॉल्ट मार्शेस, सी इनलेट्स, शैलो लेगून्स, बिल्कुल सही है ये बात, ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है। हम कह सकते हैं कि ओनली बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई द ratoning technique is favored by Indian farmers in the context of agricultural practices? It leads to decrease in production expenses, बिल्कुल सही बात है। The crop reaches maturity in a reduced time span, बिल्कुल ये भी सही बात है। There is a growth in yield every
सब्सिक्वेंट क्रॉप, ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सिर्फ हमारा 1 और 2 ओनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक इन इंडिया? हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ? प्राथमिक आर्थिक क्या है धारवाड़ चट्टान प्रणाली का महत्व भारत में? मतलब कहना ये चाहता है कि जो अगर प्राइमरी इकोनॉमी के फॉर्म में भारत में इसका धारवाड़ चट्टान प्रणाली का क्या महत्व है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ये जो है ये हमारा BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा क्वेश्चन है। द धारवाड़ सिस्टम does not play a role in generating the majority of India's fertile alluvial soil। ये वाली बात गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, does not आ जाता है। The धारवाड़ system is not known for its abundance in petroleum reserves। किसने बोल दिया भैया, बिल्कुल ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। The धारवाड़ system is not the source of nearly 90% of the country's coal reserves। not किसने बोल दिया भैया, ये भी बात हमारी गलत हो जाती है। The धारवाड़ system is a rich in metalliferous minerals such as high grade iron ore, मैग्नीज, कॉपर, लीड, गोल्ड एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बात है, जो चौथा स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि जो धारवाड़ प्रणाली है या जो धारवाड़ चट्टान है उस श्रेणी में धात्विक खनिज जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, सीसा और सोना बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में हम लोगों को मिलता है। इससे ये चट्टान समृद्ध है इन चीजों से, ठीक है। चलिए डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, evaluate the following statements about the Gangetic Plains of North India। Gangetic Plains के बारे में हमें चर्चा करनी है। As one progress eastward from the Delhi ridge, the depth of alluvial deposits, as one progresses eastward from the Delhi ridge, the depth of alluvial deposits in the Gangetic Plains shows an increase। ये गलत है। The Gangetic Plains are often referred to the granary of the world। ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि जो इंडिया की ऑलमोस्ट जो 40% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में लाई करती है, ठीक है। चलिए, a significant portion of flat regions in the Gangetic Plains lie between beneath sea level। ये वाली बात भी हमारी गलत है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा इसमें क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द रीजंस इन इंडिया शोकेसिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू टेम्परेट वेजिटेशन, ठीक है। हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। लद्दाख रेंज नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नहीं, पूर्वांचल हिमालय बिल्कुल सही है, नीलगिरी हिल्स बिल्कुल सही है, ठीक है। सो दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द तराई बेल्ट एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू alluvial deposits known as the Bhabar and Khadar respectively। बिल्कुल गलत। It has a characteristic feature of mature stage of fluvial erosional and depositional landform। ये भी गलत है हमारा, ठीक है। सो हम कह देंगे कि जो डी ऑप्शन है हमारा neither 1 और neither 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विथ रिगार्ड्स टू द काल बैसाखी examine the following statement। These are dreaded evening thunderstorms in Bengal and Assam। बिल्कुल सही है। These showers bring destruction to tea, jute and rice cultivation। ये भी हमारा क्या है, सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन context of Karewa formation in India, which of the following options are correct। ठीक है, करेवा फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सा सही है। इन इंडिया इट इज फाउंड ओनली इन कश्मीर वैली एंड भादरवा वैली ऑफ जम्मू। नहीं, बिल्कुल गलत है। इट इज लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड शिवालिक।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, examine the following statements about black soil. black soils black soils are generally clayey, deep and impermeable. कितना सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर वेरी लो टाइम। नहीं, लो टाइम नहीं भैया, लॉन्ग टाइम होना चाहिए यहाँ पे, मतलब बहुत लंबे समय तक जो है ब्लैक सॉइल क्या करती है, मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नॉन एज चेरनोजिम। ठीक है, ये जो है ये एक रशियन वर्ड है और ब्लैक सॉइल को चेरनोजियम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल सही है और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है और इसलिए हमारा पहला, तीसरा और चौथा 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं ओनली 3 नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो आप इसको ऑप्शन सी कर लीजिए, ओनली 3 हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कामेत इज लोकेटेड इन द जांस्कर माउंटेन रेंज। बिल्कुल सही बात है, कामेत जो है वो जांस्कर माउंटेन रेंज में है। ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। नंदा देवी सिचुएटेड इन द गढ़वाल हिमालय, ये भी बात हमारी क्या है, सही है। कंचनजंगा इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इन द मिडिल हिमालयस। नहीं भैया, मिडिल हिमालय में नहीं है, ये जो है ये ग्रेटर हिमालय में पड़ता है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। रिमो मुत्साग इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज, ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 major geological events in the distant past have shaped the present drainage systems of peninsular India. These includes subsidence of the western flanks of the peninsula leading its submergence below the sea, ये वाली बात सही है। Upheaval of the Himalayas when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence and the consequent trough faulting. हिमालय की उथल पुथल जब प्रायद्वीपीय ब्लॉक का उत्तरी किनारा अवतरण के अधीन और परिणामी ग्रंथभंश पेनिनसुला, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ये भी बिल्कुल सही है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल थ्री आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statements are incorrect? The Himalayan front fault separates Shivalik from northern plains of India. The Himalayan front fault, हिमालय फ्रंट फॉल्ट अलग हो जाता है भारत के उत्तरी मैदानी शिवालिक फ्रॉम। इसमें से हमें कितने क्या बताना है, सही है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए। द मेन बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स द ग्रेटर हिमालय फ्रॉम द लेजर हिमालय, ये वाली बात हमारी क्या है, 100% सही है। द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स द ग्रेटर हिमालय फ्रॉम द ट्रांस हिमालय, ये वाली बात भी हमारी 100% सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Laterite soil develop in the areas with high temperature and high rainfall, बिल्कुल सही है। In laterite soils, iron oxide and potash
आर लो। नहीं, किसने बोला भैया? ये गलत बात है आपकी, बिल्कुल सरासर गलत बात है। लेटराइट सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। ये भी हमारा BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया था क्या हमने? नहीं 20 नहीं देखा था। 20। The Western Ghats, even though they remain geological study are susceptible to landslides and their debris avalanches due to the following reasons। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपने वायनाड वाली घटना को देखा होगा। ठीक है, चलिए। दे रिसीव्स इंटेंस रेनफॉल। बिल्कुल सही बात है। दे predominantly consist of sedimentary formations। क्या ये वाली बात सही है? नहीं, ये वाली बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हमारे इग्नियस या फिर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं ये। ठीक है, ये वाली बात हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ये हमारी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, आई होप सो आपको इतनी बातें बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, द रीजन हैज अ प्रोनाउंस स्लोप ग्रेडियंट। ये भी बात सही है, ग्रेडियंट स्लोप है। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का वो हो जाता है ओनली 2। ओनली 2 क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 पे आ जाते हैं। In relation to Himalayan mountain system, consider the following statements. The Shivalik hills are predominantly made up of compressed sands, gravels, and conglomerate material, which are results of riverine transport from elevated terrains। बिल्कुल सही बात है ये। The Trans-Himalayan range encompasses both the Ladakh and Karakoram range। द ट्रांस हिमालय, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। द ट्रांस हिमालयन रेंज encompasses both the Ladakh and Karakoram range। The middle Himalaya regions is the home to the most of Duns and द्वार। ये वाली बात गलत है। मिडिल हिमालय नहीं, लेजर हिमालय आप कह सकते हैं, या लेजर और शिवालिक जो है वो जो है दून्स और द्वार के लिए मोस्टली होम, घर माना जाता है। सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ओनली बी क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए 22 देखते हैं। Which among the listed rivers have their source in the Jammu Kashmir region of India? इनमें से कौन सी रिवर का जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो जम्मू कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया में माना जाता है? ब्यास बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्यास और जो रावी है ये दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। सो ये वाला हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। झेलम जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो झेलम है वो कहां से? आपके वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये ओरिजिनेट होती है। सो हमारा सी क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चेनाब, तो चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश में से ही ओरिजिनेट होती है। कहां से? बारालाचा पास के पास से ये ओरिजिनेट होती है। कहां से? बारालाचा पास से ये ओरिजिनेट होती है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओनली 1। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झेलम ही है जो कि कहां से ओरिजिनेट होती है? जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही करा होगा। 23 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल्स। These soils are formed by the accumulation of sediments carried this soil
दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड, ये भी बीआईएमपी की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड है ये, ठीक है। दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरीड एंड लेड डाउन बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है। इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया दिस सॉइल्स आर प्राइमरीली लोकेटेड इन द डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड विद इन रिवर वैलीज। बिल्कुल सही है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे हमें बहुत सारे डेल्टास देखने को मिलते हैं। द टेक्सचर ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स कैन रेंज फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, ये बात भी सही है हमारी। while they are generally abundant in phosphorus they tend to be deficient in potash। ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है, जो हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है, वो जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो फॉस्फोरिक एसिड से रिच होती है, फॉस्फोरिक एसिड से रिच होती है, और पोटाश से जो है वो क्या होती है, रिच होती है। उनमें जो, अगर मैं बात करूं किसी चीज की कमी होती है तो वो होती है नाइट्रोजन की और ह्यूमस की, जो है वो कमी होती है। सो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस in the alluvial soil and they are rich of phosphoric acid and potash. So due to that our statement number 4 is incorrect. So we have to answer it in the form of only 3। सिर्फ 3 स्टेटमेंट ही इसके क्या होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए which of the following soils has highest salt contain, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा सॉल्ट कंटेन होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, आप लोगों को पता है एरिड सॉइल में सबसे ज्यादा सॉइल कंटेन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 देखते हैं। With reference to petroleum and mineral oil, examine the following. All sedimentary rocks do not contain oil। भैया सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो क्या होती है, फॉजिलिफेरस होती है। क्या होती है, फॉजिलिफेरस होती है, मतलब उनमें जो है फॉजिल्स पाए जाते हैं, फॉजिल्स मिलते हैं। तो फॉजिल्स मिलते हैं तो पेट्रोलियम तो मिलेगा ही मिलेगा। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एन ऑयल रिजर्वायर मस्ट हैव थ्री प्रीक्विसाइट कंडीशंस, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, पोरस सैंडस्टोन्स, बेड्स। बिल्कुल सही बात है, अगर ये 3 कंडीशन नहीं होगी तो फिर आप वहां से ऑयल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सो करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। कृष्णा गोदावरी हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी कृष्णा गोदावरी रेट है वहां पे बहुत ज्यादा पेट्रोलियम कंटेन करने का सोर्स हमारा वो है। चलिए, सो हम कह सकते हैं कि इसमें ओनली 2 क्या हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पित्ती आइलैंड इज लोकेटेड इन द लक्षद्वीप। पित्ती आइलैंड, इसको पित्ती सिटी भी बोला जाता है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। Saddle Peak is the South Andaman, is the highest mountain peak in the Andaman and Nicobar Islands and the Nicobar Islands। ये वाली बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में, कहां पर है, नॉर्थ अंडमान में है, और ये अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये बात सही है, लेकिन नॉर्थ अंडमान में मिलती है ये हमें, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, while 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मिनिको आइलैंड्स। क्या ये वाली बात सही है? तो ये वाली बात सही है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिनिकॉय आइलैंड से बिल्कुल क्या करता है, अलग करता है। लेकिन 11 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये वाली बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको, वो लक्षद्वीप को किससे, मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद रखा मैं आपको बता देता हूं। 9 डिग्री ml
ठीक है, नो ml, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 डिग्री भी बता देता हूं मैं, 8 mm, 8 क्या हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मिनिकॉय को मिनिकॉय को किससे अलग करता है, ये डिफरेंशिएट किससे करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 डिग्री चैनल भी बता देते हैं आप लोगों को। जो 10 डिग्री चैनल है हमारा, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, किससे, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। 11 डिग्री चैनल जो है वो आपका अमीन दीवी से कैनानोर को अलग करता है, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी इस क्वेश्चन में। आई होप सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि 8 जो होते हैं 8 mm के सरिये सुना होगा आप लोगों ने, वो हम घर में यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग किया जाता है। नो ml, ठीक है, नो ml मतलब मालदीव को जो मिनिकॉय है, सॉरी लक्षद्वीप को किससे, मिनिकॉय से अलग किया जाता है 9 डिग्री से, ठीक है। 10 डिग्री में अंडमान को 10 अन्ना, ठीक है, 10 अन्ना, ठीक है। फिर 11 ऑटोमेटिक आपका हो जाता है एसी, 11 डिग्री सेल्सियस पे मैं एसी चलाता हूं, ऐसा बताना है, ठीक है, चलाना नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको याद करने के लिए मैंने बता दी। तो इसमें से हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाता है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग एग्जामिन द फॉलोइंग। The dryland farming is largely confined to the regions having annual rainfall less than 75 सेंटीमीटर। क्या ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही हो जाती है? हमें इसके बारे में बताना है। क्या ये वाली बात हमारी गलत सही हो जाती है? बिल्कुल सही हो जाती है। द वेटलैंड फार्मिंग, द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये वाली बात भी हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। द वेटलैंड फार्मिंग प्रैक्टिसाइज वेरियस मेजर ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको अगर हम ध्यान से एक बार हिंदी में भी देखें तो इसमें कहना चाह रहा है कि आर्द्र भूमि खेती विभिन्न अभ्यास, मृदा नमी संरक्षण के उपाय और वर्षा जल संचयन के लिए है। तो क्या ये वाली बात सही है? तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा सही है, तो ओनली 2 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इन कॉन्टेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन of minerals in India, examine the following statements. Most of the metallic minerals in India occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rocks. क्या ये वाली बात सही है? सही है। और 95% coal reserves occur in the valleys of दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ये भी सही है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following rivers in India occurs through the geological depression known as Rift Valley? इनमें से कौन कौन सी नदियां जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है? तो आप लोगों को पता है तापी बनाती है, बिल्कुल बनाती है। महानदी बनाती है या नहीं, आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल। दामोदर नदी बनाती है या नहीं बनाती है? तो दामोदर बिल्कुल बनाती है, तापी बनाती है, महानदी नहीं बनाती। इसके अलावा एक और नदी बता देता हूं मैं, नर्मदा नदी बनाती है। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट? इसमें से 2 करेक्ट है, ओनली 2। महानदी जो है वो क्या नहीं बनाती, किसमें से, रिफ्ट वैली में से फ्लो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स दैट मेड एक सेकेंड, फैक्टर्स दैट मेड द द्वार्स रीजन ऑफ द हिमालय सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन आर। अरे कौन से क्वेश्चन पे चले गए हम? फैक्टर्स दैट मेड द द्वार रीजन्स, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। अबंडेंट सॉइल डेप्थ सही है। रिच ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ये भी सही है। मॉडरेट विंटर टेम्परेचर इन द एरिया सही है। ऑल 3 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 31।
consider the following unique attributes of a certain Indian states. It lies along the same latitudes as that of Gujarat. It has the highest percentage of tribal population in India. It is commonly referred to as the molasses basin owing to its unconsolidated sedimentary deposits. Which state is being described by the above characteristics? It lies among the same latitude as the Gujarat. Highest percentage of tribal population. Percentage, इसका आंसर है मिजोरम. इसका आंसर क्या है? मिजोरम. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. 32. Consider the following characteristics of a specific river in India. It has easternmost tributary of the river Ganga in the Himalayas. The river has its source in the Himalayas. It serves as a transboundary river between India and a neighboring country. Which river in India is characterized by the above features? ठीक है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महानंदा. ठीक है. बाकी दामोदर, कोसी, तीस्ता जो है ये आपकी बिहार से, ऑलमोस्ट बिहार और पश्चिम बंगाल से फ्लो होती है. चलिए, करेक्ट आंसर हमारा ए है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. Which location is the earliest to receive rainfall by साउथ वेस्ट मानसून? इनमें से सबसे पहले, सबसे जल्दी जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कहां आता है? ये अगर स्टेट की बात करता तो हम कहते हैं कि सबसे पहले ये केरला में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिटीज दे रहा है, उनमें से ये कहां पे आता है? सो आई होप सो आप लोगों को पता होगा कि लखनऊ भी नहीं है, नागपुर भी नहीं है, हैदराबाद भी नहीं है, अगरतला जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. आई होप सो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा पहले से. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. From which water bodies do western disturbances draw moisture to northwestern India? चलिए, लेक बेकाल नहीं, इससे क्या लेना देना? नहीं. सी ऑफ मेडिटेरियन बिल्कुल सही है. गल्फ ऑफ पर्सिया सही है. सी ऑफ कैस्पियन सही है. ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए थोड़ा फास्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following are typical weather condition in the Gangetic Plains during the winter months? During the winter months. Question number 35. चलिए. Are typically weather. Prevailing winds from the west. बिल्कुल सही बात है ये. Intense dust storms starting in the western part of the Gangetic Plains, जिसको आप आंधी बोलते हो, बिल्कुल सही है. Occasional light showers that are advantageous for wheat cultivation, और भी जो रबी की फसल होती है उनके लिए ये जो वर्षा होती है बहुत मददगार होती है, ये सही है. सो तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के क्या है? बिल्कुल सही है. ठीक है, ऑल 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36. Consider the following pairs. Soil description, soil type. The soil is suitable for rainfall crops. Black soil. क्या black soil जो होती है वो the black soil is suitable for rain-fed crops. Black soil बिल्कुल सही है. Gypsum is advised to make soil fertile. Saline soil मतलब जो जिप्सम है वो उसके लिए सलाइन सॉइल के लिए जिप्सम को यूज करने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है. क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात हमारी गलत है. आई होप सो आप लोगों को पता है. ये जो होता है जिप्सम को एडवाइस किया जाता है सॉडिक सॉइल के लिए. किसके लिए यूज किया जाता है? सॉडिक सॉइल के लिए आपका यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है इसको सॉडिक सॉइल के लिए? क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी होती है, और आप लोगों को पता है कि जिप्सम जो है उसमें ऑलरेडी क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है. ठीक है. और सलाइन सॉइल मतलब उसमें पहले से ही कैल्शियम की कुछ या जो सैलिनिटी है वो ऑलरेडी होगी. सो इसके लिए सॉडिक सॉइल को एडवाइस किया जाता है. सॉइल सुटेबल फॉर कैश्यू कल्टीवेशन, येलो. क्या ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है? क्या ये वाली बात हमारी सही है? बिल्कुल सही है. रिच इन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्लैक इन color, pretty soil. How many of the pairs above are correct? How many? So 1, 2 and 3. Only 3 pairs are correct for this question. ठीक है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following crops in India are primarily planted during the monsoon season and harvested and its conclusion? ठीक है, इनमें से किसको जो है मॉनसून के प्राइमरली प्लांटेड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन में मतलब खरीफ फसल की बात कर रहा है, खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहा है। सोयाबीन खरीफ है, राइस खरीफ है, बार्ले जो है वो एक रबी क्रॉप है। क्या है? रबी क्रॉप है। मिलेट जो है वो भी खरीफ है। सो क्या हो जाएगा? ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाला जो है वो इसको गलत बता रहा है। ठीक है, ओनली 3 होना चाहिए इसका आंसर। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो ओनली 3 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारा ये क्या है? रबी फसल है, रबी क्रॉप है। ठीक है। 38, which of the following statements accurately describe tropical thorn? These forests are located in regions receiving over 75 centimeter of yearly rainfall. ये गलत है। The vegetation in this forest is mostly devoid of leaves for a significant portion of the year. ये सही है। Only 2 हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Examine the following statements regarding Shola's forest. Okay, Shola's forest refers to the temperate woodlands located in the Annamalai and Palani hills. ये सही है। The rare species Nilgiri tar is native exclusively to Shola forest. ये भी सही है। सी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए, consider the following statements. Statement 1, loamy soil, a balanced mixture of sand, silt and clay are considered ideal for farming because of their good water retention and aeration properties. बिल्कुल सही है। Statement 2, loamy soils are typically acidic in nature due to high concentration organic matter due to found in desert regions. ये वाली बात गलत है। ठीक है, सी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। 41, consider the following statements. India has sufficient reserves of beryllium. India has sufficient reserves of beryllium. क्या ये वाली बात हमारी सही है? इस क्वेश्चन में क्या ये वाली बात हमारी क्या है? सही है। बेरिलियम सफिशिएंट होता है, बिल्कुल सही है। प्लूटोनियम इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स फ्रॉम यूरेनियम 238 बाय न्यूट्रॉन कैप्चर। अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो जो यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 238 जो होता है वो क्या करता है? कैप्चर्स अ न्यूट्रॉन एंड transforms into 239। एक न्यूट्रॉन कैप्चर करके वो अपने आप को किस में ट्रांसफर कर लेता है? 239। और फिर ये जो होता है ये कन्वर्ट्स इनटू नेपच्यूनियम 239। और किस में कन्वर्ट कर लेता है ये अपने आप को? नेपच्यूनियम 239 में कन्वर्ट कर लेता है। और फिर ये जो नेपच्यूनियम 239 है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फिर ये सेम प्रोसेस से जाके ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूटोनियम 239 में। और ये जो प्लूटोनियम 239 है ये प्लूटोनियम का एक आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप है। और इसको जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। ऑल यूरेनियम आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव एंड फिजनेबल। क्या ये वाली बात हमारी सही है? ऑल, तो इसके जो ऑल मतलब नेचुरल जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, एक तो यूरेनियम 234, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238, ये 3 इसके क्या है? नेचुरल आइसोटोप से
इसमें से जो यूरेनियम 235 है वही फिजनेबल प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है, वही फिजनेबल है। सो बाकी दोनों फिजनेबल नहीं है, तो ऑल यूरेनियम आइसोटोप को कहना यहाँ पे गलत हो जाता है। दो स्टेटमेंट हमारे सही है, ओनली 2, तीसरा हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। In India, more than 96% resources of chromite are located in Odisha. ये वाली बात हमारी सही है। India imports chrome ore from Russia, 99% chrome ore। नहीं, ये वाली बात हमारी गलत है। ओनली 1 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा 42। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया मोर देन 9, अभी तो देखा था, 47 पे आ जाते हैं। 42 देख लिया हमने, 43 पे आ जाते हैं। 43 पे 43 है। विथ रेफरेंस टू द रिवर प्रोजेक्ट एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है। गंडक प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट बिहार, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। उत्तर प्रदेश एंड नेपाल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा सही हो जाता है, क्योंकि उसने पूछा नहीं कि कितने के बीच में, उसने यहां पे बोला है कि ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि नेपाल भी इसमें इंक्लूड है। कोसी प्रोजेक्ट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अक्रॉस द रिवर कोसी इन बिहार। नहीं, इंडिया एंड नेपाल है, इंडिया और नेपाल के बीच में ये प्रोजेक्ट है, ये गलत हो जाता है हमारा। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट अक्रॉस महानदी इन ओडिशा, बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, ये भी हमारा क्या है, सही है। सो इसमें से हमारे कितने स्टेटमेंट सही है, हमने पहले वाले को गलत मान लिया, तो ओनली 2 स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 44, ठीक है। A river drains the water collected from a specific area which is called its catchment area, उसको उसका catchment area बोला जाता है, बिल्कुल। An area drained by a river and its tributary called river basin, an area drained by a river and its tributary is called river basin। क्या ये वाली बात सही है? उसको आप ड्रेनेज बेसिन बोलते हो, उसको आप क्या कहते हो, ड्रेनेज बेसिन बोलते हो, ठीक है। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नॉन वाटरशेड, बिल्कुल सही है। द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर और कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। द कैचमेंट ऑफ लार्ज, कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें। द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन, रिवर बेसिन। ऑल स्टेटमेंट सही है इसमें, ये वाला भी सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। ये वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। विथ रिगार्ड्स टू कोसी मैची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहां हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। इट इज सेकेंड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत, और पहला ही गलत हो गया ना, बात ही खत्म। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46। विथ रेफरेंस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द President of India by exercising the powers and conferred by the Atomic Energy Act of 1962। सही है। The total number of members including the chairman and members secretary shall not exceed 10। ये भी गलत है, only 1 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा फास्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47। With reference to the king penguin consider the following statement।
इट इज फाउंड मेनली इन द अंटार्कटिका एंड सब अंटार्कटिका आइलैंड्स। रीड लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। एक ही स्टेटमेंट इसमें, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट है, यही सही है, तो हम एक ही को करेक्ट मान लेते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन अंटार्कटिका एंड सब अंटार्कटिका आइलैंड्स। रेड लिस्ट सेकंड है, ये रेड लिस्ट सेकंड इसको कर देते हैं कि ये रेड लिस्ट में है, बिल्कुल IUCN की जो है उसमें रेड लिस्ट में, तो दोनों कर देते हैं सही। ठीक है, चलिए हमने हमारा क्वेश्चन हमारे हिसाब से डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स। PM किसान सम्मान निधि, PM फसल बीमा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, PM आवास। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्कीम्स आर कवर्ड अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस? नन। डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज एडमिनिस्टर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कहां गया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो हेड है या जो मिनिस्टर ऑफ पावर है वो है डॉक्टर मनोहर लाल, डॉक्टर ML खट्टर। ठीक है, डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर क्या है, अभी हमारे मिनिस्टर है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा फास्ट। 50 होने वाली है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज बाय WEO, बिल्कुल सही है। इट इज पब्लिश्ड वंस इन 3 ईयर, नहीं गलत है, 3 ईयर। ठीक है, ओनली 1 क्या हो जाता है इसका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स? यूनिवर्स के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोस। क्या यूज करते हैं? कॉस्मोस। चलिए ये भी हमारा क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 है। विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स? फ्रेड हॉयल। ये हमारा क्या है करेक्ट है, फ्रेड हॉयल ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी। 53 पे चलते हैं। इन 1950 which Russian astronomer revised the nebula hypothesis proposing that the sun surrounded by a solar nebula consisting mainly hydrogen and helium as well as dust? किसने ये बोला था कि जो सन है उसके अंदर का जो हाइड्रोजन, हीलियम और जो डस्ट बची है उससे जो है इसका निर्माण हुआ है। तो इंटरस्टेलर थ्योरी जो थी वो ऑटो स्मिथ की थी। ठीक है, आई होप सो ये आपका करेक्ट हो गया होगा। IC1101 इज अ, ये क्या है? तो आप लोगों को बताना है ये क्या है। IC001 इज अ गैलेक्सी। ये क्या है? एक गैलेक्सी है, तो इसको मिल्की वे बोला है यहाँ पे, तो मिल्की वे मान लेते हैं। ये क्या है? एक गैलेक्सी है। ये हमारी क्या है? गैलेक्सी है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो कि वर्गो कॉन्स्टेलेशन में आपकी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस स्टडीज द ओरिजिन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है वो क्या है? स्टडीज द ओरिजिन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रोमोटोलॉजी जो है वो आपकी फूड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी। हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड अप ऑफ? ये जो ग्रेट बियर है इसको आप उर्सा मेजर, उर्सा के नाम से भी जानते हो। तो इसमें कितने स्टार्स हैं? ये जो कितने हाई ब्राइटेस्ट स्टार है? 7 इसमें ब्राइटेस्ट स्टार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ स्टार? ठीक है, कौन इसमें से स्टार का कलर डिसाइड करता है, या स्टार का कलर क्या बताता है? तो टेम्परेचर बताता है और साइज भी बताता है। एक बात और ऐड कर, सॉरी उसकी एज भी बताता है। क्या बताता है? एज भी बताता है। कलर आप लोगों को पता होगा कि जो है जो स्टार है उसमें कंडीशन होती है, जैसे जैसे वो फिर एमिट करने लग जाता है अपने आउटर पोर्शन में। ठीक है, चलिए 58 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू सन? इसमें से कौन सा जो स्टार है वो क्या है? सबसे नियरेस्ट है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा वो कौन सा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.22 लाइट ईयर दूर है हमारे सन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो क्लोजेस्ट स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी हमारे सोलर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ। 60, द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि इज नॉन टू वेस्टर्नरीज एज बिग डिपर। अभी हमने देखा था कि इसको बिग डिपर बोला जाता है, स्मॉल डिपर, बिग डिपर। ठीक है, सप्तऋषि, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a star is bigger than sun but nor more twice it will turn into a, हमने देखा था कि ये जो है ये न्यूट्रॉन स्टार की तरफ बिहेव करने लगता है और वो क्या होता है, हमारा पल्सर होता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा चंद्रशेखर लिमिट वगैरह इनके बारे में, तो वहां की बात हो रही है। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाता है। 62, a huge constellation of gas, dust and billions of stars called a, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार, डस्ट, इनसे बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नियरेस्ट नॉन गैलेक्सी। इनमें से कौन सी हमारी नियरेस्ट नॉन गैलेक्सी है, तो कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फॉर मेजरिंग लार्जर स्टेलर एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंसेस। ठीक है, इनमें से कौन सी, तो लाइट ईयर। लाइट ईयर के बाद भी अगर कुछ यूज करना है तो पारसेक यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए डी हमारा क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 65 पे आ जाते हैं। सीरियस, द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है, सीरियस या डॉग स्टार दोनों बोला जाता है। चलिए 66, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेबुला रेफर्ड। स्टेज नेबुला रेफर्ड, तो जो नेबुला होती है वो क्या होती है, डस्ट और गैसेस का क्या होता है, क्लाउड होता है जिसमें हाइड्रोजन लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर ए वाला। 66 पे चलते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट की जो पीरियोडिसिटी वो होती है वो क्या होती है, ये 76 ईयर में हमें दिखाई देता है। ये 1986 में पिछली बार दिखाई दिया था, अगली बार ये हमें 2061 में दिखाई देने वाला है। इसको एडमंड हैली ने देखा था सबसे पहले। ठीक है, चलिए उन्हीं के नाम पे है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है, रिगेल। ठीक है, रिगेल जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन को हंटर स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ओरियन स्टार को। 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिलेशन है वो कौन सा है, हाइड्रा, 1303 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टिलेशन। देखो भैया आ गया, ओरियन कॉन्स्टिलेशन का एक और नाम क्या है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, हंटर। ठीक है, 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिलेशन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिलेशन नहीं है, विस्ता, उर्सा मेजर, हाइड्रा, ये तीनों कॉन्स्टिलेशन है। विस्ता जो है वो कॉन्स्टिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द स्काई आर नॉन एज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट स्काई में चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, जैसे सन, मून, ये सब क्या हो गए, हमारे सेलेस्टियल बॉडी हो गए। ठीक है, चलिए 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर मोस्ट अबंडेंटली इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर मोस्ट अबंडेंटली, इसमें से सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। ये आपका 3/4 है पूरे यूनिवर्स का। फिर उसके बाद में हीलियम है। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थ रेडियस अप्रोक्सीमेटली, अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 149.96 किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर बोल देते हैं बहुत बार। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है ये एपीहीलियन को पेरीहीलियन से मिलाती है। ठीक है, what do you call one of the most famous constellation that we can see during summer time in the early part of the night। ठीक है, उसको हम कहते हैं उर्सा मेजर। क्या कहते हैं, उर्सा मेजर। ठीक है, नॉर्थ साइड। 77, the sequence in the sequence of planets in the sequence of planets in the solar system which planet comes in between Mars and Jupiter।
मार्स एंड सैटर्न, जुपिटर आता है भैया मार्स और सैटर्न के बीच में, मार्स और सैटर्न के बीच बाद, मार्स के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है। कितना आसान क्वेश्चन है भैया, ये जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट भी है, ठीक है। चलिए, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मरकरी एंड अर्थ, कौन सा जो है मरकरी और अर्थ के बीच में आता है? तो मरकरी और अर्थ के बीच में वीनस भाई साहब आते हैं, जो कि हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। चलिए, कितने आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेरे बताने से पहले ही आप लोग कर लेते होंगे ऐसे क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, वीनस डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, बिल्कुल सही बात है, वीनस के पास अपना कोई, सम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स हैव हिडन ओशियंस, ठीक है, ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है, मतलब हमें गलत बताना है कौन सा है ना। हाँ ये सही है, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत मानते हैं। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, मर्क्यूरी के पास भी नहीं है। ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स, ये वाली बात जो है हमारी क्या होती है, गलत होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इज करेक्ट एज पर डिस्टेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टेंस में हमें बताना है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में, अर्थ से अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पास में आपका वीनस है, फिर मार्स, फिर मर्क्यूरी, फिर आपका आता है जुपिटर। बी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इसका। 81, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो दिख रहा है हमें, मार्स दिख रहा है, ठीक है। इन जनरल जो सारे प्लैनेट्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है मर्क्यूरी। चलिए, अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 9 प्लैनेट्स एंड अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन राइट नाउ यहां पे 8 प्लैनेट्स होने चाहिए। कितने प्लैनेट्स होने चाहिए? 8 प्लैनेट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट्स। और उसमें कितने मून्स? तो अभी अगर हम एग्जैक्ट डाटा की तरफ जाएं तो हमें 78 मून्स कहना सही रहेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप देखोगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा नेट वगैरह पे देखोगे तो जो वो गलत, मतलब हम लोगों को मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो करेक्ट डाटा है वो मैंने अभी आपको बताया है। 83, which of the following options represent the correct ascending order of the planets in our solar system on the basis of their density? डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, किस ऑर्डर में हमें बताना है इसको, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं ये भी नहीं, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज 108 या फिर 109 टाइम्स, 108 या 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, 108 या 109 गुना आप मान सकते हो, ठीक है। द सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन, सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून आ जाता है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में। सो ये हमें इसमें बता रहा है बी में, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत इजी है। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस? सोलर इक्लिप्स कब होता है, ठीक है, तो जब मून, अभी देखा ना हमने, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, शायद देख लिया था ये, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन? सन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोजन। फिर न्यूक्लियर जो है फ्यूजन वहां पे होता है, फिजन फ्यूजन दोनों। द एवरेज लेंथ ऑफ सोलर साइकिल इज, सोलर साइकिल की जो एवरेज लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो 5.5 2 बार में करके होती है, जिसको हम 11 साल बताते हैं एक सोलर साइकिल, ठीक है। 89, सनलाइट रीचेज अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स? सन की जो लाइट है वो अर्थ पे कितनी देर में पहुंच जाती है? जो सन की जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड से 8 मिनट में आती है। चलिए, द टाइम दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सन, लाइट टेक्स टू ट्रेवल द सन, द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 2 नहीं, 8.311 मिनट्स। 91,
द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट कोर है। ये कब दिखाई देती है, तो ये सोलर इक्लिप्स के टाइम पे हमें दिखाई देती है, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमोस्फियर इज कॉल्ड कोरोना विच कैन बी सीन ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स। अभी मैंने बताया रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हमने देख लिया है इसको, ठीक है। 93 द सन एनर्जी इज जनरेटेड बाय, द सन एनर्जी, सन के अंदर जो एनर्जी होती है वो किससे जनरेट होती है, तो फ्यूजन से जनरेट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट होती है, ठीक है। संलयन की प्रोसेस से जनरेट होती है, जब हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हीलियम और उसके बाद में एनर्जी रिलीज करते हैं, इस वाली प्रोसेस की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। 94 द ग्लोविंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, द ग्लोविंग सरफेस जो दिखाई देती है, जैसे आज मैं अगर बाहर निकलूं और सन को देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, जो सन का जो इनर पार्ट है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो फोटोस्फीयर है, वो हमें दिखाई देगी। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनमें से कौन सा है, इनमें से जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, बाकी जो सारे हैं ये जोवियन प्लैनेट्स है। वरुण लिखना सही नहीं था यहाँ पे, ठीक है, चलिए लिख दिया, कोई बात नहीं, बाकी सब क्या है, जोवियन प्लैनेट्स है, ठीक है। 96 विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू सन, इनमें से क्लोजेस्ट टू सन कौन सा है, तो इनमें से मरकरी जो है वो सबसे पास में सन के, ठीक है, बहुत पास में बेचारा मरकरी। The physics phenomena when in polar regions like Alaska and northern Canada, splendid display of colors is seen in the sky is called अरोरा बोरियोलिस। अरोरा लाइट्स जो है वो इमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण अर्थ के पोल्स पे, तो ये अगर नॉर्थ पोल पे आती है तो इसको अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ये अगर साउथ पोल पे हमें मिलती है तो इसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, अर्थ का अपने एक्सिस पर मूवमेंट क्या कहलाता है, तो रोटेशन कहलाता है। सन के अराउंड घूमती है तो उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे ये कुछ, जो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू स्मॉल मून्स ऑर्बिटिंग मार्स डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर असैप हॉल इन 1877। जो दो स्मॉल मून जो है मार्स के, वो डिस्कवर किए थे किसने, असैप हॉल ने 1877 में, वो थे फोबोस और डिमोस। ये जो डिमोस है ये सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ मार्स रेट्रोगेट, अप्रोक्सीमेट इन ईयर्स में मार्स रेट्रोगेट, ये अप्रोक्स में अगर हम देखें तो 2 इयर्स जाता है। चलिए आज के हमारे जो है हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमसे जुड़े, और आप अगेन आपको 78वें 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने घरों में देश के लिए अपने देश के लिए जो सम्मान प्यार है उसको ऐसे ही व्यक्त करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।